नमस्कार साथियों, मैं कामिनी ट्यूटोरियल की ओर से 7वीं कक्षा की पुस्तक बसंत भाग 2 की पाठ संख्या 2 दादी माँ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस पाठ में लेखक संस्मरण पर आधारित अपनी बचपन की यादों को तरोताज़ा करते हैं। वह अपनी दादी के स्वर्गवास के बाद जब उन्हें पत्र मिलता है तो वह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, अर्थात वह हैरान रह जाते हैं और दादी माँ की यादों से जुड़ी हुई सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगती है। वह अपनी कमजोरी भी यहाँ पे बयान करते हैं कि किस तरह बचपन में उनके दोस्त उनके सामने छुट्टियों की सूचना देते थे और पीठ पीछे उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते और उनको घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। परंतु वह सोचते हैं कि मैं यह कभी भी नहीं सोचूंगा, उन बातों को न सोचूंगा, लेकिन फिर भी वह उसे सोचते हैं। बस उनकी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यह धुंधली छाया उनकी दादी माँ से जुड़ी हुई यादें हैं जो उन्होंने बचपन में अपने गांव में बिताए थे। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग बड़े जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झागवड़े जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमार न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो जब दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र मिलता है, लेखक स्तब्ध हो जाते हैं और दादी माँ के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को चलचित्र की भांति अपनी आंखों के सामने आने देते हैं और उन्हें बचपन की सारी बातें याद आती है। किस तरह से वह गांव के चारों ओर पानी की हिलोरें मारा हुआ देखते थे। वो दूर से जो सिवान से बहकर हुआ मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और बन प्याज की जड़ें आती थी और बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक अजीब सी गंध आती है। बच्चों, आपने कभी महसूस किया होगा कि गांव में जब जमा हुआ पानी होता है तो उसमें तरह तरह की गंदगियां होती है और उसमें एक अजीब सी महक होती है जो कि बहुत गंध मारती है और रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर जाग बड़े जलाशयों में धमाके से कूद रहे। वो सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। और इसके बाद गांव के महीनों, जैसे हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वह सारे महीने हिंदी से ही बतलाते हैं, जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ। तो इस तरह से यहाँ पे हिंदी के महीनों का ही जिक्र किया गया है। हिंदी के महीनों में उन्होंने आषाढ़ के महीने का भी जिक्र किया है, अगहन के महीने का जिक्र किया है कि किस तरह से आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो कोई उनको चिंता नहीं होती थी। अगहन में कोई चूड़ा और गुड़ न मिले। चूड़ा एक खाने का चावल से ही बनाई गई चीज़ होती है जो कि खाया जाता है, और गुड़ नहीं भी मिलता था तो उन्हें दुख नहीं होता था। लेकिन चैत के दिनों में लाई के साथ जो मुरही और गुड़ के साथ मिलाकर लाई बनाई जाती थी, वो भी उनको नहीं मिटती थी। और गुड़ की पट्टी, जो आजकल लोग चिक्की बोलते हैं, वही गुड़ की पट्टी होती है, तो वो भी ना मिले तो उन्हें अफसोस नहीं होता था।
पर क्वार के दिनों का मतलब हो गया आश्विन का महीना, यानी कि अक्टूबर के आसपास। तो क्वार के दिनों में जो ये गंधपूर्ण झाग भरे जल हुआ करते थे, उसमें कूदना न हो तो उन्हें बहुत बुरा हो लगता था। क्यों कूदना चाहते थे? क्योंकि उनके भीतर हुड़क रहा था। वे चाहते थे कि 1-2 दिन ही तो कूद सका था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि और भी कूदते और बीमार होते। और हल्की बीमारी उनको पता नहीं क्यों अच्छी लगती थी। शायद इसलिए अच्छी लगती होगी क्योंकि बीमार पड़ने पर उसकी दादी माँ उसकी देखभाल क्या करती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, ये इस चीज़ की उनको हमेशा ताक रहती थी कि मैं बीमार पड़ूं और मेरी दादी माँ मेरी देखभाल करे। इसलिए वह बीमार होना पसंद करते थे। ज्वर यानी कि बुखार, तो वह चाहते थे कि उनको थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए नींबू और साबु की खिचड़ी मिले। यहाँ खिचड़ी का प्रयोग नहीं किया, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी बनाई जाती है जो कि रोगियों को दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। इस बार ऐसी चीज़ क्यों नहीं थी? क्योंकि शायद दादी माँ नहीं थी और लेखक को ये सब दिन देखने के लिए अब शायद ही न मिले। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। मतलब सर्दी बढ़ रही थी, बुखार तेज हो रहा था और रजाई पर रजाई उन्हें डाला जा रहा था। 12 बज गए, लेकिन फिर भी उनकी बुखार 12 बजने के बाद उनकी बुखार जाकर उतरी। देर में मैं चादर लपेटे सोया था। शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। और दादी माँ उसी समय, मतलब वो याद कर रहे हैं वो दिन जब दादी माँ बचपन में किस तरह से बीमार होने पर उसकी ख्याल रखा करती थी। तब वो याद कर रहे हैं कि दादी माँ किस तरह से उस समय आई थी जब ये बीमार हुए थे, और झाग वाले जल में नहाकर शायद वो आई होगी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता, यह दादी माँ की विशेषता थी। वह हमेशा सफ़ेद किनारीहीन धोती पहनती थी। उनके सफ़ेद बाल जो थे वह बिल्कुल सन की तरह दिखते थे। सन एक रस्सी बनाने का जूट होता है, मतलब ये पानी में उगता है, इसकी खेती की जाती है, तो उसका कलर बिल्कुल सन की जैसे, उनके बाल भी सन की जैसे ही दिख रहे थे और उससे पानी की शीतलता टपक रही थी। जल की शीतलता का मतलब है कि उनके मन में भी शीतलता थी और उनके शरीर में भी शीतलता ही नज़र आ रही थी, क्योंकि वह बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल सादगी की प्रतीक थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। दादी माँ जैसे ही वो अंदर आती है, वह लेखक के सर और पेट को छूती है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अब वह शायद इनके लिए कहीं मन्नत मांगने गई होगी और इसलिए वह आते ही क्या करती है, अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी उनके मुंह में डालती है और माथे पर लगाती है। दिन रात चरपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती। तो इनकी जो दादी माँ है दिन रात इनके पास चरपाई यानी कि बेड, तो बेड बिस्तर के पास बैठी रहती थी और पंखा झलती मतलब पंखा हिलाते रहती थी। कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, हाड़ी मतलब शरीर, वह हमेशा देखती थी, मतलब हमेशा उनका ध्यान रखती थी कि किस तरह से वह बिस्तर से उठ जाए, यानी कि बीमार ठीक हो जाए। लेकिन लेखक चाहते थे कि वह बीमार ही रहे और दादी माँ का इस तरह से उनके हाथ पैर को छूना, माथे को सहलाना, कपड़े से सहलाना, सर पर दालचीनी का लेप लगाना और बार बार छू कर ज्वर का अनुमान लगाना उनको अच्छा लगता था। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि वह बीमार से ठीक हो जाए। पर दादी माँ तो उनकी चिंता करती थी, इसलिए वह बार बार उनके हाथ पैरों को छूती थी और बार बार देखती थी कि ज्वर उतरा या नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। वह इस बात का भी ध्यान रखती थी कि जो खाना बनाया गया है या खिचड़ी बनाई गई है वह पीपल की छाल से छौंका गया है या नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, मतलब इस बात का भी ध्यान रखती थी कि जो खिचड़ी बनी है उसमें जो मूंग का दाल डाला हुआ है बिल्कुल एक रस हो जाए, यानी कि बिल्कुल मिल जाए।
कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। वह इस बात का भी ख्याल रखती थी कि कोई बाहर से आने वाले लोग उनके घर में सीधे प्रवेश ना करें, क्योंकि पुराने ज़माने के बुजुर्ग लोगों का मानना था कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ बीमारियां या कुछ अलग तरह के मतलब भूत प्रेत का भी चक्कर मानते थे, तो वो उनके साथ प्रवेश ना करें, इस बात का भी वह ख्याल रखती थी। आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। तो दादी माँ इस तरह से यह दिखा रही है कि वह कितना प्रेम करती थी अपने पोते यानी कि शिव प्रसाद सिंह को, कितना प्यार करती थी, कितना स्नेह देती थी और कितना ख्याल रखती थी। और यही सब बातें लेखक की आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाता है चलचित्र की भांति, जब उनको उनकी दादी माँ की स्वर्गवास का पत्र मिलता है। तो दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। मतलब दादी माँ सिर्फ अपने ही घर के लोगों का ख्याल नहीं करती, वह बाहर के लोगों का अर्थात गांव के लोगों का भी ख्याल करती थी। उन्हें 50 किस्म की दवाइयों के नाम भी याद थे। कोई भी बीमार होता तो वह उसके पास जाती और उनसे उनका हालचाल पूछती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, यानी कि वह अपने गांव की डॉक्टर की तरह। मतलब पहले के ज़माने में इतने डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, ये दादी माँ ही होती थी, जो कि आजकल भी आप लोग देखते हो दादी माँ के नुस्खे कितने प्रचलित होते हैं, जो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं या जो दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, वह इसी तरह के नुस्खे अपनाते हैं। तो दादी माँ भी कई तरह के दवाइयों का नुस्खा जानती थी और उन्हें हाथ छूना, माथा छूना और पेट छूने से भर से ही पता लग जाता था कि कोई कितना बीमार है या किसी को कितना ज्वर या बुखार है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, अब यहाँ पे भूत का जिक्र किया गया है क्योंकि गांव के लोगों को भूत पे भी विश्वास होता था, जो कि होता नहीं है, लेकिन गांव के लोगों को विश्वास था। भूत प्रेत का भी चक्कर उन लोगों को लगता था कि कुछ है। मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। जो निमोनिया मलेरिया बीमारी होती है उनका भी अनुमान वह लगा लेती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। महामारी जो बीमारी होती है एक ही साथ में बहुत लोगों को आती है, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे जो हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, वह भी महामारी का ही एक रूप है, एक साथ में ही बहुत लोगों को अपने चपेट में ले लेता है। तो उस तरह से वह बता रही है कि जो महामारी जो होता है, महामारी में किस तरह से हम सुबह उठ के हमें नहाना चाहिए, और लवंग मतलब लौंग, और गुड़ मिश्रित जो होता है, और मिश्रित मतलब मिला हुआ, तो गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, इनके साथ वह स्नान करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, और सफाई का भी खास ख्याल रखती थी वो। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाती तो वे जैसे पागल हो जाती। मतलब यह कि दवा में देरी ना हो, मिश्री या शहद खत्म ना हो, चादर या गिलाफ का मतलब होता है बिस्तर। तो वह बिस्तर को भी बदलने का खास ख्याल रखती थी कि बिस्तर भी समय समय पर बदला जाए, तो वे वैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अभी जो उनका समय है उस समय को याद करते हुए वह बोलते हैं कि बुखार तो अभी भी है। लेखक बोलते हैं कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है, लेकिन अब हमारी खास ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो बोल रहे हैं कि बुखार तो अभी भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, अभी वह बड़े हो गए हैं, उनके पास नौकर चाकर की भी व्यवस्था है। मेस महाराज जो खाना बनाने वाला होता है उसे हम बोलते हैं, वो भी अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। ये जो कुनैन मिक्सचर की दवाई होती है वो काफ़ी कड़वी होती है, तिताई का मतलब कड़वा, तो काफ़ी कड़वा होती है, और उसके डर से बुखार भी चला जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। बचपन में वह जिस बुखार को जानबूझकर सड़े गले पानियों में नहाकर लाते थे, आज न जाने क्यों उस बुखार से वह दूर भागना चाहते हैं।
क्योंकि बचपन के वो दिन, बचपन की जो नानी दादी का जो स्नेह वह अब उन्हें वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए वह अब उन दिनों को याद करके बहुत ही दुखी होते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। अब वह वो भी बात बतलाते हैं जब किशन भैया की शादी तय हुई थी। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। मतलब कि शादी ब्याह में भी वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। मतलब शादी ब्याह के दिनों में वह पूरे काम को भी अपने ही तरीके से करती थी। पड़ोसिनें आती। अब वहाँ पे उनकी जो आसपास की पड़ोसिन थी वो भी आती थी। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, काज परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। मतलब यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ही हूँ जो कि पूरे घर का ख्याल रखती हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो घर में कोई भी कार परोजन का मतलब होता है काम वाला घर, तो काम अच्छे तरीके से ना हो। इसलिए वह थोड़ा नखरा भी दिखाती थी जब कोई पड़ोसिन उन्हें बुलाने आती थी। तो जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। सभी को पता था कि दादी माँ अपने हाथ से कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनका रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी हुआ करता था। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। भले ही वह अपने हाथ से कुछ काम न करती हो, लेकिन वह उनका वहाँ पे रहना ही बहुत ज़रूरी होता था। अगर वह वहाँ से अनुपस्थित है, अनुपस्थित का मतलब नहीं हो, तो वह काम बहुत देरी से हो जाता था, विलम्ब हो जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। उसी समय जब किशन भैया की शादी तय हुई थी तब की बात लेखक बता रहे हैं कि तब मैं एक दिन दोपहर को घर में लौटा। बाहरी निकसार में, निकसार मतलब दरवाजे के पास का जगह, तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो जब लेखक बाहर से आते हैं और दोपहर का समय है तो उन्होंने देखा कि दादी माँ बाहरी निकसार पर दुबकी रामी की चाची को कोने में खड़े होकर कुछ कह रही थी। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। और लेखक ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से वह रामी की चाची को फटकार लगा रही थी और वह उन्हें बता रही थी कि अरे तुम धन्नो, किस तरह से तुम जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास पैसे लेने आई और अब तुम्हारे काम निकल गए तो तू अब बहाना मार रही है। मतलब कि आज कर दूंगी, कल दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी अर्थात फसल कटने के बाद दूंगी। लेकिन इनका मानना था कि एक फसल कट गया तो क्या दूसरी फसल अभी इतनी जल्दी तो कटने वाली है नहीं, तो इसलिए वह उसको फटकार लगाती है। उसके बाद रामी चाची जो है धन्नो जो है वो बोलती है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी की निस्तार कैसे होगा। तो वो बोल रही है कि मालकिन मैं दे दूंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। वह दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और बोली, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार अर्थात मतलब उसका उद्धार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। तो दादी माँ के इस फटकार को लेखक दूर से देख रहे थे और उन्होंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से अपनी दादी माँ के पास जाकर बोलते हैं बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक को दादी माँ फटकार लगाती है, बोलती है चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन जब वो चुपके से वह आंगन में तो चले गए उस दिन डर से, लेकिन कई दिनों के बाद जब उन्होंने अचानक से रामी की चाची को रास्ते में मिले
तो वह देखा कि वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिहवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। अब वही जो रामी की चाची रो रही थी, उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, वह आज आशीर्वाद दे रही है, पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उन्होंने देखा कि जो पैसे लेने के लिए उन्होंने उसकी फटकार लगाई, वही पैसे उन्होंने माफ़ कर दिया, क्योंकि उसकी बिटिया की शादी थी, क्योंकि उसने बोली थी कि मेरी बेटी का निस्तार करना है, निस्तार अर्थात उद्धार करना है, उसकी शादी करनी है। तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और बदले में उन्होंने क्या किया, और 10 रुपये का नोट भी दे दिया और बोला, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। तो उन्होंने उसे अपनी बेटी कहा जो कि धन्नो की बेटी थी, और 10-5 के लिए हंसाई न हो। उन्होंने यह भी समझाया कि 10-5 रुपये की हंसाई मत करना, देवता है बेटा देवता। उन्होंने लेखक को उसकी दादी माँ के लिए कहा कि दादी माँ तेरी देवता है देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, तो लेखक ने पूछा कि उस दिन तो तुम्हें बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो जो रामी की चाची धन्नो थी, उसने बोला, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम होता है, रुपया दिया है तो थोड़ा बहुत डांटेगी तो क्या, डांटना ही चाहिए। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक इस बात को याद करते हुए हंसने लगे। किशन के विवाह के दिनों की बात है, जब किशन की शादी तय हुई थी, उस दिन की बातों को याद फिर कर रहे हैं लेखक। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब यहाँ पे वह फिर से अपने किशन भैया की शादी की बात याद करते हैं कि किस तरह शादी ब्याह के दिनों में 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात मतलब शादी की रात को वह अभिनय भी करती है। अभिनय मतलब उस दिन नाटक ड्रामा की तरह अभिनय करते हैं, सभी अपने अपने रोल अदा करते हैं। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। एक ही कथा मतलब शादी से ही रिलेटेड ये कहानियाँ होती है, जिसका नाटक की तरह मंचन किया जाता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति मतलब शादी से लेकर बच्चे के जन्म तक की सारे सीन को, दृश्य को सभी औरतें मिलकर निभाती है। लेखक संजोग से किशन के विवाह के समय बीमार थे, तो वह बारात में ना जा सके, और उनका मेरा भाई राघव जो बारात जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए वह भी बारात नहीं जा सका। तो वह दालान में सो रहा था। दालान होता है आंगन। तो औरत ने उस पर भी आपत्ति की, क्योंकि वह लेट से पहुंचा था, इसलिए उसको भी बारात में जाने नहीं दिया गया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। दादी माँ बिगड़ गई, बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यहाँ पे उन्होंने उस लड़के के लिए यूज़ किया गया कि लड़का और जो ब्रह्मा होते हैं वो एक समान होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभे की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। यहाँ पे ये लेखक जब चारपाई पे सोए हुए थे चादर ओढ़कर, तो दादी माँ की बातें वो सुन रहे थे। चुपके से उनको सुला दिया गया था, लेकिन उनको हंसी आ रही थी और वह सोचे कि अगर जोर से हंस दूंगा तो जो राज है वह खुल जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएंगे, मतलब वहाँ से चारपाई से उनको हटा दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी। भाभी ने कुछ ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से उनकी हंसी रुकी नहीं और वह भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। इसी बीच लेखक जो चारपाई पे सोए हुए थे, देवू की माँ उसकी चादर खींच लेते हैं।
कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? तो देवू की माँ ने जब ऐसा किया कि बेचारा बच्चा सोया हुआ है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला देती हूँ, तो दादी माँ को गुस्सा आया और हाथापाई भी शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, बोली लड़के से क्यों तू लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। अब यहाँ पे वही बच्चा, कल वाला बच्चा जो कल बच्चा था, आज क्या हो गया? आज वह बड़ा हो गया। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान का मतलब होता है निर्भीकता प्रदान करना। निर्भीकता मतलब होता है कोई डर नहीं। तो जब भी कोई अपराध होती थी इनसे, तो वह अपनी दादी माँ के आंचल में जाके छिप जाते थे और वह अपराध माफ़ कर दिए जाते थे। दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से ही उन्हें बिल्कुल निफ़िक्र हो जाते थे, बिल्कुल दया रहित हो जाते थे, डर रहित हो जाते थे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। अब आज वह उस दिन को याद कर रहे हैं, किस तरह से दादी माँ अपनी स्नेह और ममता की मूर्ति थी और वह हमेशा हमारी रक्षा करती थी। बीमार होने पर भी उनकी देखभाल करती थी और कोई आपत्ति आने पर भी वह उनका किस तरह से बचाव करती थी। परिस्थितियों का बात्या चक्र। बात्या चक्र का मतलब होता है घटनाक्रम। तो परिस्थितियों का बात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं को जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब यहाँ स्नेह और ममता की जो मूर्ति दादी माँ थी, एक एक बात आज उनके सामने याद आ रही है, लेखक के सामने याद आ रही है। परिस्थितियों का बात्या चक्र जीवन के सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है। अब यहाँ कहने का मतलब कि परिस्थिति कभी भी एक समान नहीं होती, वह कभी भी बदल सकती है। आज बस सूखे पत्ते की तरह किस तरह से उनसे दूर होते जा रहे, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की जब मृत्यु हुई थी तो वह बहुत उदास हुई थी। उन्हें संसार धोखे की टट्टी मालूम होता था, क्योंकि कोई अपना जब अपने को छोड़ कर जाता है तो उसका दुख उसे तोड़ देता है। तो दादी माँ भी टूट चुकी थी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, यहाँ पे दादा को धोखा देते हुए बताया गया है, क्योंकि दादा कभी उन्हें बात किया करते होंगे, उनसे बोलते होंगे कि मैं तुम्हारे बाद जाऊँगा। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। वे हमेशा बोलते थे कि पहले तू जाएगी, बाद में मैं जाऊँगा, लेकिन पहले दादा ही चले गए। तो दादा की मृत्यु के बाद कुकरमत्ते की तरह बढ़ने वाला, मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग होते जो मुँह पे कुछ बोलते हैं और पीछे में कुछ बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं मुँह में राम बगल में छुरी। मतलब सामने में तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीछे से घायल करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या अशुभ बातें करते हैं। तो वैसे लोग की जो बातें होती है वह और भी स्थिति को डामाडोल कर देती है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी, अब दादा के श्राद्ध के समय दादी माँ ने काफ़ी मना किया था, बहुत मना किया था, फिर भी पिताजी, जो उनके पिताजी हैं लेखक के, उन्होंने क्या किए? अतुल संपत्ति। अतुल मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी तुलना ना की जा सके, मतलब बहुत अधिक संपत्ति उन्होंने खर्च कर दी, जो कि घर का तो था ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। अब इस काम के बाद दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माँ के दिन थे, माँ का दिन जो होता है वह ठंडे का दिन होता है, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो अब दादी माँ उदास रहने लगी और एक कड़ाके की ठंड की बात है, पछुआ का सन्नाटा। पछुआ हवा काफ़ी ठंड भरी हवा होती है और पाले की शीत में हड्डियां गलाने वाली बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसमें बिल्कुल हड्डियां
बिल्कुल कांप जाती है, वैसी ठंड। तो उस समय उन्होंने शाम के समय में दादी माँ को देखा कि गीली धोती पहने कोने वाले, मतलब कोने वाला घर के किसी कोने में रखा हुआ एक संदूक होता है, बॉक्स, लकड़ी का बक्सा, तो उस पे दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। और उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं होता था, फिर भी उनकी आंखों को एकदम बिल्कुल आंखों में, कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनकी आंखें कह रही थी। वैसी हालत में उन्होंने बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, लेकिन जब लेखक से रहा नहीं गया, तो जब दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने कहा, दादी माँ, मैंने धीरे से उनसे कहा, मतलब लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ बोलती है, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो लेखक बोलते हैं कि एक बात मैं पूछूंगा, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण आंखों का मतलब होता है आंखों में प्यार भरा हुआ। तो उस परिस्थिति में भी दादी माँ की आंखों में प्रेम भरा हुआ था। और लेखक फिर पूछा, क्या है? पूछो, पूछ, तू रोती थी, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। लेखक ने पूछा, क्या तुम रोती थी? मतलब प्रश्न कर रहा है कि क्या आपने कभी रोया था, मतलब तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी माँ इस बात के उत्तर में क्या करती है, पागल, मतलब लेखक को ऐसे ही प्यार प्यार में बोलती है, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल खाना खा ले। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। अब लेखक को दादी माँ की ये स्थिति देखी नहीं जा रही थी। उसने बोला, दादी माँ कम से कम ये गीली धोती तो बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। तो दादी माँ ने क्या जवाब दिया कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। बे मुझे खींचती रसोई में ले गई और वैसे ही बिना धोती बदले हुए, ठंडी मतलब गीली धोती पहने हुई, वह उन्हें रसोई में लेकर चली गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। तो जब सुबह उन्होंने देखा कि चारपाई पर बैठे जो पिताजी, मतलब लेखक के पिताजी और लेखक के भैया किशन भैया, मन मारे कुछ सोच रहे थे, तो दूसरा चारा ही क्या है, दूसरा चारा ही क्या, मतलब कोई दूसरा उपाय है नहीं। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं, बेरोने रोने से हो गए। यहाँ पे अब पिताजी बोल रहे थे कि रुपया तो कोई देता ही नहीं, मतलब उन लोगों के बीच में बातें चल रही थी और लेखक भी इस बातों को सुन रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई पैसा तो देता है नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी, मतलब कोई ऐसी बात चल रही थी जो कि सीरियस मैटर था, बिल्कुल मतलब दुखी करने वाली बात थी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो कोई देने वाला है नहीं और पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, मतलब उनके पिताजी जो थे वो रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। तो दादी माँ क्या की, फिर उनको सहारा दिया। उन्होंने बोला, तू क्यों रोता है, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली, तो वह संदूक मतलब लकड़ी का बक्सा। तो उन्होंने लकड़ी का बक्सा खोला। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। अब वह अपनी धरोहर, जो दी हुई यादें हैं, दादा के द्वारा दी गई हुई यादें, कंगन, वो उसे पकड़ाते हैं और बोलते हैं, यह इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, दादी का गला भराता है, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। दादी ने कभी उस कंगन को नहीं पहना था और वह बक्सा में उसे सहेज कर रखी थी, संदूक में उसे सहेज कर रखती थी। सहेज कर मतलब संभाल कर रखती थी। यह उनके वंश की निशानी है। वंश मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने आने वाली कोई भी चीज़ें, तो वह उनकी वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। और फिर उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने के लोग जो होते हैं वह आगा पीछा मतलब आगे की और पीछे की, मतलब भविष्य की और वर्तमान की, दोनों ही सोचते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। साप भ्रष्ट मतलब सापग्रस्त। जो दादी माँ है लेखक की नज़रों में सापग्रस्त देवी लग रही थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। उनकी आंखों के सामने जो धुंधली छाया थी वो विलीन हो गई, मतलब समाप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। लेखक ने देखा, सोचते सोचते काफ़ी समय निकल गया है, दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। उन्होंने देखा कि पास में जो खजूर का पेड़ है उससे उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें
जो कौवा होती है ना उसको अशुभ माना जाता है, उसमें भी जो काली पंख वाली कौवा होती है उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो लेखक ने देखा कि खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें मतलब होता है पंख, तो काले पंख फैलाए होकर उनकी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। अब ये जो लेखक के पास अपनी दादी माँ की मृत्यु की जो समाचार आया है वह पत्र के माध्यम से आया है, और वह पत्र को हाथ में लिए हुए ये सारी बातें सोच ही रहे थे और उनका हाथ कांपने लगा। जो किशन भैया का जो पत्र मिला था कि दादी माँ का स्वर्गवास हो गया है और ये सब सारी घटनाएं को वह याद कर रहे थे, और फिर अचानक से देखे कि काफ़ी समय बीत गया है तो उनका हाथ कांपने लगा। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो शिव प्रसाद सिंह जो लेखक हैं उनको अब विश्वास ही नहीं हो रहा है जब वो यह अपने किशन भैया का पत्र मिलता है और जिसमें ये दादी माँ के स्वर्गवास का जिक्र है। जब उन्हें पता लगता है कि दादी माँ अब नहीं रही तो उनकी आंखों पर यह विश्वास ही नहीं होता है कि दादी माँ अब नहीं रही। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, मतलब बार बार अपने मन से ही पूछा है क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही। मतलब उन्हें अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बच्चों यही आपकी कहानी थी, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वह भले ही कितनी कड़वी बातें बोले लेकिन उनको आगे पीछे का पूरा ज्ञान होता है, वह भविष्य की पूरी जानकारी रखते हैं, उन्हें भविष्य का पूरा ज्ञान होता है। वह कभी भी कड़वी भी बात बोलते हैं लेकिन उसमें भी कोई ना कोई शिक्षा। अगर आपको यह पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।